तो देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज देखा था, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा टॉपिक था कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और शील्डिंग इफेक्ट के कारण, नेट इफेक्टिव चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के कारण हमको पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने के मिलते हैं। इसके पहले हमने फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं वो देखा था। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इन सब में क्या चेंजेस होते हैं वो हमने देखा। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस होते हैं एलिमेंट्स के, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो है वैलेंसी। क्या है? वैलेंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है कोई भी एलिमेंट की वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी। तो वो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि वैलेंसी पीरियड में कैसे वैरी होती है और ग्रुप में कैसे वैरी होती है, ठीक है। फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कंबाइनिंग पावर। कंबाइनिंग पावर उसकी नहीं पड़ा है, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी वो दूसरे एटम के साथ जुड़ता क्यों है, क्यों जुड़ता है, क्योंकि उसको अपना जो भी स्टेबल होना है कि नहीं, कैसा बनना है, इनर्ट गैस जैसा बनना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है। और जो ले रहा है दे रहा है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, उसकी वैलेंसी, ठीक है। और ले रहा है दे रहा है तो ऐसे ही अकेले कोई लेगा देगा क्या, नहीं, किसी से कंबाइन होगा, इसलिए हम वैलेंसी को और क्या कह सकते हैं, इज द कंबाइनिंग पावर, ठीक है। कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने के लिए जितनी ज्यादा उसकी पावर रहेंगी हम क्या बोलेंगे, उसकी उतनी वैलेंसी है। समझ में? तो देखो क्या बोल रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ वैलेंसी। क्या कह सकते हैं हम, वैलेंस, ठीक है। तो क्या होता है वैलेंसी, ये भी हमने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट जितने केमिकल बॉन्ड बनाएगा वो क्या रहेंगे, उसकी वैलेंसी। जैसे कार्बन 4, कितनी वैलेंसी उसकी, तो कितनी वैलेंसी, पोटेशियम में आता है तो एक, फास्फोरस 2 बनाएगा तो, ठीक है, जो जितने भी बनाएगा, जो एलिमेंट एल्यूमिनियम 3 बनाएगा तो, ठीक है, समझ में। तो जो जितने बॉन्ड बनाएगा उसकी वैलेंसी उतनी रहेगी। अब वो केमिकल बॉन्ड कोई भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है और कोवैलेंट भी हो सकता है, समझ में। ये हम लोगों ने देखा कि दूसरी एक जो टर्म है से रिलेटेड वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन नंबर। हमने पिछले रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पढ़ा था। जो इलेक्ट्रॉन जितना, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसके ऊपर जितना चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, लिखा था ना। जैसे Na के ऊपर 1+ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1, ठीक है। O के ऊपर 2 माइनस है, कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, 2 माइनस। तो ये बता रहा है कि सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, वैलेंसी। और वैलेंसी से रिलेटेड जो एक टर्म है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दे दिया ले लिया वही क्या रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ठीक है। देखो और क्या बोल रहा है, ऊपर कोई साइन रहती है क्या, नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहती है, साइन रहती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, है कि नहीं। वैलेंसी में साइन रहता है, हम लिखते हैं 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, है कि नहीं, प्लस माइनस वगैरह लिखते क्या। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na प्लस लिखते हैं ना हम लोग, यानी ऑक्सीडेशन किससे इंडिकेट करते हैं, या तो प्लस से या फिर माइनस से, ठीक है। को लिखा है डज नॉट हैव एनी साइन, ऑक्सीडेशन नंबर डज, ऑक्सीडेशन नंबर का साइन है, एंड अदर प्लस माइनस विच इज डिटेक्टेड which an element lose or gain the electron, ठीक है। प्लस होगा या माइनस होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, समझ में आया, ठीक है। और ये जो केमिकल्स प्रॉपर्टी है ये वाली जो वैलेंसी और हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा, ये किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नहीं रिलेटेड है, बताओ, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही कंप्लीट करने के लिए तो ये सब कर रहे हैं ये लोग, नहीं तो करते क्या, नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। हाँ, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड था, ये है बैलेंस वाला। सबके देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
और उसके बाद यानी जो अपनी पहली लाइन लिखी थी किसके किससे रिलेटेड है, हमको प्रूव हो रहा है बराबर। यहाँ पे सबसे पहला पहले शेल में, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा कोई भी, अगर उसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किसी भी एलिमेंट का क्या दिया हुआ है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एलिमेंट फिक्स है क्या, एन लिखा है यहाँ पे, एन यानी हमको पता है क्या कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट तो हमको पता चलेगा क्या कौन सा एलिमेंट होगा करके, नहीं, बोला है कि सपोज कोई भी एन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो शेल का मतलब बताता है, 1 2 3 4 के एल में से कौन सा शेल है, समझ में। लेकिन यहाँ पे दिया है कि कोई शेल नहीं, कोई भी शेल हो सकता है। अगर किसी भी शेल के एस ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीट होने के लिए एस को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, लेकिन है कितने, एक ही है कि नहीं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, आउटर वाला शेल यही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर वाले शेल में, एक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, और इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, समझ में आया तुमको। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी कैसी है रिलेटेड, ये बताया है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन और उसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन ने क्या किया, तो क्या पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी कितनी होगी, से पता चल रहा है कि वो कैसे इसी एलिमेंट्स के साथ, यहाँ पे भी वैसा देखो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, वैलेंसी कितनी है, 2 है, क्यों, NS2 है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन से जो पहले शेल छोड़ दे, LMN, ठीक है। दूसरे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तीसरे में 18, चौथे में 32, है कि नहीं। और हम देखें शेल के अंदर क्या होता है, और सब शेल से ऐसे ही रहता है क्या, ऐसे रहता है, और दूसरे भी हो सकते हैं, है कि नहीं। यानी अगर सिर्फ एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट क्या कर देगा, दे देगा, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। जैसे बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, तो क्या करता है हाइड्रोजन को और क्या बनाता है, CeH2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी दे दिया और क्या बन गया, Mgh। कैल्शियम की भी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बन गया, चलता रह रहा है। NH2 और NP6 यानी एस ऑर्बिटल भी भरा है और पी वाला भी क्या है, भरा है। अब उसको लेने की जरूरत है क्या, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब वो क्या हो गया, स्टेबल, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है क्या, समझ में आता क्या, तो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन दिख रहा है, समझ तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्राइड बनाता है तो ऐसे फॉर्मूले बताया है, और कैसे फॉर्मूले बनेंगे ये मैं
स्टेप्स है ये तुमको पढ़ाया गया है। बाकी भी बताती हूँ कैसे लिख। और यहाँ पे क्या लिखा है? कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। एक बार 4 बार आ गया CH4। सेम टू सेम यहाँ पे भी सिलिकॉन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। CiH4। समझ में? ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये बताएगा। ट्राई कर सकते हो, जो मैंने बताया वो बाकी सब तुम ट्राई करके आ सकते हो, जैसे मैंने ये भी बताया ये भी बता सकते हो। क्या होंगे ऐसे फॉर्मूले, कर लो, लिख भी सकते हो तुम फॉर्मूले बने हैं वैलेंसी के थ्रू। ठीक है, समझ में? यहाँ पे हमने नंबर है तो उसको क्या कर दो, डिवाइड, और फिर बाद में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। समझ में आया सबको कैसे लिखना है केमिकल फॉर्मूला? नंबर को क्या मल्टीप्लाई। समझ में आया? ठीक है, अब तुम बोलोगे दीदी फिर ये किया है क्या? नहीं। ठीक है, इसमें क्या किया है देखो, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, और ये देखो इसमें से कैल्शियम अनायन कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स रेडिकल एक साथ बन के बना CaSO4। समझ? कितने
अभी पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंस, तो ये तुमको पता है कि कैसे केमिकल। तो ठीक है, अब हम देखते हैं रहती है, सेम रहती है कि हर एक ग्रुप में पहले पहले एलिमेंट्स की वैलेंसी इसलिए कौन से ग्रुप में है, तीसरे में ऐसा होगा क्या? ठीक है, तो डायरेक्ट की वैलेंसी कितनी है? 3। द्रव्य में 5 वैलेंसी रहेगी क्या? अब वो लेंगे 3 रहेगी, समझ में? फिर 2, फिर 1, और आखिरी वालों की कितनी रहेगी? 0। पढ़ाई की नहीं बैलेंस सकती हो, ठीक है, लेकिन अभी तक तुमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है? 4 तक, ठीक है। W6+ ऐसे भी तुम पढ़ोगे, सी पढ़ोगे, लेकिन अभी तुमको वो वैलेंसी क्या रहती है? ग्रुप में वैलेंसी चेंज होगी क्या? नहीं, यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे वैलेंसी, ठीक है। ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन क्या बोलो, ले ले हो जाएगा 8 लास्ट कंप्लीट। बैलेंस कितनी होगी समझ में आया? ठीक है, कितनी होगी? 2 लेके बोलो। देखो लास्ट शेल में 2 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? वो क्या ले लेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी रहती है? 1 रहती है, और इनको जरूरत है क्या लेने की? समझ में आया? तो ऐसा बोल रहा है कि किसी भी ग्रुप में जितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या रहेंगे? उनकी वैलेंसी। मतलब ये कि यहाँ पे देखो आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेंगी। सबकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे, या फिर ठीक है, या फिर क्या होगा? और इक्वल टू एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने किया था ना, 3 4 तो बराबर क्या वैलेंसी? 8 में से 5 माइनस करो, बचा कितना? 3, तो वैलेंसी कितनी होगी? 3, है कि नहीं? ऐसा ही किया ना, है कि नहीं? जी मैं सबको, ये 10वीं का टॉपिक है, बहुत ईजी है, ठीक है।
देखो यहाँ पे दिख भी रहा है तुमको 7.6 में, या जैसे तुम चाहते हो सबकी वैलेंसी है, उनका 2,1 1 ऐसे 1 है, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले में 2, 2 और 1 3 है, तो सबकी वैलेंसी कितनी है 3। चौथे वाले में 2 और 2 कितनी है 4, सबकी वैलेंसी कितनी है 4। फिर पांचवे वाले में जब देखो तो 2 और 3 कितने हो गए हैं 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं 5। तो वैलेंसी देखो क्या बोल रहा है 3 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 5 हो सकती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 और 4, वैलेंसी क्या है 2 या फिर 6। ठीक है, या तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उतने, या फिर 8 में से इसको माइनस करोगे उतने। देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुमको, या तो 5 रहेगी, या फिर 8 - 5 कितना होता है 3, यानी क्या लिखा है समझ में। यहाँ पे भी सेम टू है, 2 और 4 6। ठीक है, और 8 में से 6 माइनस करोगे कितने बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही देखो 2 और 5 7, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 है, लेकिन 8 - 7 = समझ में आया? ठीक है, तो देखो सबकी वैलेंसी, हाइड्रोजन एक ही एफ के साथ बाउंड हुआ है क्योंकि वैलेंसी कितनी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, क्लोरीन भी किससे एच से बाउंड हुआ है, यानी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, Br भी एक ही एच से बाउंड हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और Br की भी 1, इसलिए क्या बना है HBr। अगर Br की यहाँ पे 2 रहती तो हम HBr लिख पाते क्या, यहाँ पे लिखना पड़ता है H2Br, है कि नहीं। यहाँ पे देखो OF2 लिखा है, इसका मतलब F की वैलेंसी 2 है क्या, इसकी वैलेंसी 2 होगी, O की 2 और F की कितनी 1, समझ में। यहाँ पे भी देखो Cl 2 बार लिखा है, Cl की वैलेंसी 2 होगी क्या, क्या होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी और Cl की वैलेंसी कितनी होगी, देख लेते हैं इसके साथ। C2O7 ऐसा लिखा है, आयोडीन है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ देखो ब्रोमीन Br2O, Br की वैलेंसी 2 होगी क्या, Br की 1 और इसकी, समझ में आया? कितने इसलिए कितने हाइड्रोजन के साथ, बेरिलियम की भी कितनी है 2, इसलिए कितने हाइड्रोजन के साथ बाउंड हुआ है, तो देखो हाइड्रोजन की सल्फर कितनी है, सल्फर की भी 2 है और इसकी भी 2 है, फिर कैसे बाउंड होगी। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे मैं तुमको बताती हूँ, यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ तक तो 2 2 वैलेंसी वाले, लेकिन हमने देखे 2 भी हो सकती है और कितनी हो सकती है 6 भी हो सकती है कि नहीं। एक सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, एक एस की वैलेंसी अगर हम 6 पकड़ लें, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, होगा हाँ हाँ। फिर देखो 2 2 से अगर हम इनको डिवाइड देते तो क्या आएगा 3, और करो क्रॉस मल्टीप्लाई SO, समझ में। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी 2 भी है और कितनी है 6 भी, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे सल्फर की कभी कभी 2 भी वैलेंसी रह सकती है और कभी कभी कितनी रह सकती है 6, समझ में। तो यहाँ पे लिखा कि या तो 1 2 3 4 जितने हैं लास्ट शेल में उतने, या फिर 4 से अगर ज्यादा है तो 8 माइनस जो भी वैलेंसी आएगी, या फिर जितने भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पर रहेंगे वो उसकी क्या रहेगी वैलेंसी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा।
समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, फिर ये बैलेंस है कि नहीं, लेकिन जा रहे हैं तो क्या हो रही है, बेस वर्क, आखिरी में क्या है, पीरियड हो गया। पहले कितनी थी, एक, बाद में दो, तीन, चार, फिर 3,5, 1,7, बाद में क्या होगी, जब पीरियड में जा रहा है तो वैलेंसी क्या होती है, वैरी होती है, लेकिन जब ठीक है, this remains same down the group as show gradual variation across the period. ग्रुप के समय कैसी है, सेम है, लेकिन पीरियड में कैसी दिखा रही है, वेरिएशन दिखा, ठीक है। वेरी होती है, क्या होता है, समझ में है। और वो पहली वाली जो बात बताई समझ में है कि पीरियड में कैसे वेरी हो रही है, इलेक्ट्रॉन से उतनी ही देती है, बाद में क्या हो रही है, माइनस वाइनस इलेक्ट्रॉन, समझ में है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नहीं पता है, बताओ, व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर, व्हाट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, नहीं वो नहीं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन नहीं, नॉन मेटल ऊपर चार्ज होता है, तो हम उसको क्या है कि जो एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे हैं, दे दे रहे हैं, मेटेलिक क्या कहते हैं, मेटेलिक, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है कि नहीं, क्योंकि मेटल में हम करते हैं और नॉन मेटल दोनों भी कर सकते हैं, है कि नहीं। एक है हमारा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर करने की कैपेसिटी, ठीक है। तो देखो दिया क्या है, थोड़ा बुक में का पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, देखो क्या है, द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड इन सेपरेट रीजन ऑफ मॉडर्न प्योरिटी मिलते हैं, हमने दिया ब्लॉक और एलिमेंट्स रहते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है, और एफ में कौन से रहते हैं, एस डी, और एफ में सिर्फ पी में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स रहते हैं, एस में नॉन मेटल दिखते हैं क्या, डी में नॉन मेटल्स दिखते हैं क्या, एफ में मेटल दिखते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेटल, सारे मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स है कहाँ, पी में, समझ में है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि देखने को मिलते हैं, मेटल देखेंगे तो साइड में, मेटल्स ऑन द लेफ्ट और नॉन मेटल कहाँ है, राइट साइड में, है कि नहीं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, ये मेटल लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल दिख रहे हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब बराबर है पहुंच।
वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। और हम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म कंपाउंड बाय लॉस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मेटल के कैरेक्टर। और नॉन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं क्या, नहीं। और एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड बाय गेन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। समझ, कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन दे के बना रहा है तो बना रहा है तो नॉन मेटल, ठीक है। तो इसको हम आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पे भी बता सकते हैं, है कि नहीं, कि मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होंगी क्या, क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या, सीधा अपोजिट सोचना है तुमको, ठीक है। मेटल्स अपने आप से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, है कि नहीं। तो अब खींचने में ज्यादा मेहनत लगेगी हमको, मतलब मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और नॉन मेटल्स की कौन सी एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेने, इलेक्ट्रॉन दे रहे तो यानी मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। मैं तुमको और कंफ्यूजन कब होता है, जब हम उसको अच्छे से नहीं समझते हैं, या फिर उसको अच्छे से बार बार नहीं पढ़ते हैं। समझ में करना मोस्ट ग्रुप, ये भी हमने पढ़ा, क्या होगी, कम। वो भी बढ़ता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि नहीं। तो शेल कैसे हो जाता है, एलिमेंट है वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, दे देता है। कैसी हो जाएंगी, ठीक है, नहीं वो अपने आप से क्या करेंगे बेचारे, कम हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन तुमको पहले से पता है कि नहीं, क्यों होती है ये भी पता है, क्यों, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नया शेल क्या हो रहा है, ऐड। तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के शेल्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, जिसके कारण ज्यादा हो रहा है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जोर से पकड़ के नहीं रख सकता, यानी उसका तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्लानेशन एंथैल्पी जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, और मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, ज्यादा। यानी जो एलिमेंट जितने जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बोलेंगे, उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है, ज्यादा है। जैसे क्योंकि शेल थोड़ा कैसा है, नजदीक में, इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं, उसके मुकाबले पोटेशियम जल्दी से देगा, क्योंकि उसके मुकाबले रबडियम देगा, है कि नहीं, क्योंकि शेल क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की पहुंचने की क्षमता क्या हो रही है, ये भी कह सकते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जब कम हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ज्यादा होगी ना, जैसे जैसे टू कहाँ जाएंगे, तो मेटल्स तो देंगे, नॉन मेटल्स देंगे क्या, वो तो पकड़ के रख, उनकी छीनने के लिए हमको ज्यादा, इसलिए जब हम पीरियड में लेफ्ट टू कहाँ जाएंगे, राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए,
कम होना चाहिए, है कि नहीं? across the period and consequently metallic across the period. Metallic character increase and enthalpy increase across the period, metallic character decrease across the लिख सकते हैं डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेटालिक कैरेक्टर कि नहीं? में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, समझ में आया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा? जब हम लेफ्ट में जाएंगे, राइट तो हमने देखा था कि लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम निगेटिव रहती है और राइट में ज्यादा निगेटिव रहती है। लेकिन बताया था कि जो नंबर ज्यादा निगेटिव है कि नहीं, वो क्या है, बहुत ज्यादा। जैसे ये देखो -3 और -6 दोनों में से बड़ा कौन सा है? यानी जो नंबर ज्यादा निगेटिव है वो कैसा रहता है, छोटा रहता है कि नहीं? और जो कम निगेटिव वो कैसा रहता है? तो हम जब लेफ्ट टू कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ की कम निगेटिव है और यहाँ की कैसी है कि नहीं? तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? इधर वाली कम रहेगी और इधर वाली कैसी रहेगी, यानी लेफ्ट में कैसी रहेगी और राइट में कैसी रहेगी, पता है? यहाँ तक समझ में? फिर वही हमको क्या पढ़ना है, उसी के इस पे क्या बताना है, मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव अक्रॉस द, हो रहा है ऐसा? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जो एंथैल्पी वो मोर नेगेटिव क्या होती जा रही है। सपोज अगर ऐसे होती जा रही है, सपोज एक्चुअली में ऐसा हो रहा है क्या? होता है एक्चुअली में, लेकिन मैंने नंबर लिया अपने मन से, आर्बिट्रेरी लिया है, लेकिन होता है एक्चुअली में ऐसा ही है कि पहले कम नेगेटिव रहता है और बाद में कैसा नेगेटिव हो जाता है, ज्यादा। ये कहाँ की बात बता रहा है, पीरियड की बात बता, ठीक है? यानी लेफ्ट में आयनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, कौन सी ज्यादा है इन दोनों? तो कहाँ की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? लेफ्ट की कैसी है और यहाँ की कैसी है कि नहीं? तुम बता रहे ना, तुम ही बता रहे, फिर तुम ही कंफ्यूज जा रहे हैं। बताओ कहाँ की ज्यादा होगी, लेफ्ट की ज्यादा होगी, राइट की ज्यादा होगी? लेफ्ट की कैसी होगी और राइट की कैसी होगी, है कि नहीं? तो फिर क्या होगा, इट टेंड्स टू लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। और जब हम ग्रुप में ऊपर से कहाँ जाएंगे, नीचे। ये तो पीरियड में ऐसा हो रहा है, लेकिन जब हम ग्रुप में जाती जाती हम नेगेटिव होते, है नहीं? यानी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ग्रुप में क्या हो रही है बेचारी, बढ़ रही है। हुआ, ये बात हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम, ठीक है? यानी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, नॉन मेटल्स जैसे जैसे आएंगे, उनको जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे पट से क्या करेंगे, ले लेंगे। वही नॉन मेटल है कि नहीं? ठीक है, तो भले ही लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब ग्रुप में तुम ऊपर से कहाँ जाओगे, नीचे, ठीक है? ऊपर से कहाँ जाओगे, नीचे। भले ही तुम्हारा जो भी कोई भी ग्रुप में तुम ऊपर से नीचे जाओ, शेल क्या होंगे, बढ़ेंगे। तुम इलेक्ट्रॉन्स दोगे, वो रखने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि शेल कैसा है, बड़ा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी तुमको, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो क्या करेगा,
संभाल के रखेगा, यानी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो नॉन कम होगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनो। नॉन मेटेलिक बोल रहा है, फट से ले लेगा, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसा रहेगा, नहीं, इसलिए ग्रुप में नॉन मेटेलिक हो रहा है। समझ में आया? बोल रही यहाँ पे बहुत चीजें। तुम एक लाइन लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर, जहाँ कोई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, वहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। समझ में है? तो यहाँ पे के बारे में भी क्या कर सकते हो, तो बोल रहा है, तो सबसे पहली लाइन क्या बता रहा है, कोई भी एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा हमको किससे पता चलेगा, किससे पता चलेगा, जल्दी वो नोबल गैस का कंसंट्रेशन एक्वायर कर, जैसे सोडियम जितने जल्दी 2,8 बन जाएगा उतना ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, हाइड्रोजन जितने जल्दी हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। समझ में? तो कोई भी एलिमेंट की एक्टिविटी किसके ऊपर निर्भर करेंगी, जितने जल्दी वो अपने कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही एक्वायर कर लेगा क्या, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी ना, जैसे सोडियम है कि नहीं, तो नियॉन जैसा बनना है, किसके जैसा बनना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8 और है कि नहीं, 1s2 2s2 2p6 कि नहीं, और 3p3s1 है उसका, किसका, सोडियम का, और बेचारा 2s2 2p6, इसमें एक ज्यादा उसमें एक कम है, तो सोडियम क्या करेगा, जितनी जल्दी देगा उतना ज्यादा वो रिएक्ट। समझ में? तो अब बहुत जरूरी बात बताइए, टेबल दिखा के बताती हूँ, प्रीसीडिंग और बात कर, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कोई पढ़ो तो, क्या लिखा है, द एलिमेंट प्रीसीडिंग नो, कुछ बोलो, समझ में आया क्या बोल रहा है, भी नहीं समझा, अब भी मैं बताती हूँ क्या बोल रहा है कि नोबल गैस के पहले जो एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, नोबल गैस आने के पहले जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, पूरा, और नोबल गैस के बाद में जो एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स दे के अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरा करते हैं। जैसे देखो ये हीलियम है, इसके पहले भी देता है क्या, कभी कभी देता है बेचारा, है कि नहीं, तो क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, पूरा करता है। समझ में आया पहला पॉइंट, एलिमेंट प्रीसीडिंग नोबल गैस, प्रीसीडिंग यानी क्या, नोबल गैस के पहले आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेके किसके जैसा बन रहा है, हीलियम जैसा, जबकि क्या आ गया हीलियम, ठीक है, हीलियम के बाद कौन सा आ रहा है, ठीक है, तो और क्या, एलिमेंट
देखो क्या लिखा है वहां पे, फॉलो बाय यानी क्या, के बाद, ठीक है। हीलियम यानी नोबल गैस बाद वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, दे कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अपना कन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन समझ में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और बाद में दे रहे हैं। समझ में आए, किसके पहले और किसके बाद, नोबल गैस के पहले और नोबल गैस के सपो, यही इसके सेम टू केस हुआ है नियॉन के। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, फ्लोरीन ले रहा है, फिर नियॉन आ जा रहा है, फिर नियॉन के बाद जो सोडियम है वो लेता है क्या, वो क्या करता है, देता है। फिर मैग्नीशियम भी क्या करता है, देता है। समझ में आए, ये लाइन समझ में आई, रिएक्टिविटी समझ में, रिएक्टिविटी क्या हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। भी सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। जितने जल्दी देगा, जितनी जल्दी देगा उसकी रिएक्टिविटी। समझ में तो बोलूंगी उतने एक्टिव स्टूडेंट है, एक्टिव स्टूडेंट है कि नहीं? अगर नहीं रहे तो बहुत ज्यादा लेजी है, गधे कहीं के। तो इसीलिए के ऊपर निर्भर करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी और कौन सी, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कुछ चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है कि नहीं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी कैसे लगेगी, ज्यादा लगेगी ना, न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा ना। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी रहेगी, कम, दे देंगे पट से क्या करेगा, ले लेगा, क्योंकि न्यूक्लियर कैसा है, चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन को कैसे इससे ये रिएक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। और केमिकल रिएक्टिविटी आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर के ऊपर, ये सब चीजें है कि नहीं, है कि नहीं। आगे जो रहते हैं तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा स्मॉल है, यानी बहुत ज्यादा कम है। क्यों होगी कम, बताओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन याद करो, क्या बोलता है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होता है बताओ, इंग्लिश में पकड़ मत, तो मैंने जैसे समझा बता दो, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। दे रहे, ले रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेने की बात कर रहे हैं क्या, वो बोल रहे जितने जल्दी छोड़ देगा वो क्या रहेगी, समझ में, मैटर वो छोड़ देने की जरूरत पड़ रही है, यानी एनर्जी लगेगी, इसलिए लेफ्ट साइड में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, कम है कि नहीं। किसी तुमको कोई चीज लेनी है कि नहीं, वो अपनी मर्जी से वो चीज तुमको क्या कर रहा है, दे रहा है, तो तुमको एनर्जी लगेगी क्या, लेफ्ट साइड में सारे के सारे क्या है, मेटल है कि नहीं। वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन कर दे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी, है कि नहीं, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को लेना, देने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब मेटल ऑलरेडी दे देता है तो लेने के लिए एनर्जी लगेगी क्या, समझ में, ठीक है।
whereas इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑन द। अब फिर से बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि वो करें क्या में कम एनर्जी लगेगी, जो ऑलरेडी भिखारी है कि नहीं, उसको दोगे फट से क्या ले लेगा, है कि नहीं। तो भिखारी कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में? है कि नहीं, सबसे बड़े भिखारी, है कि नहीं, फट से ले लेते कोई भी चीज। तो वही बात बताया कि मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और जो लास्ट वाले ग्रुप के सेकंड लास्ट वाला कौन सा ग्रुप है? 17 ग्रुप है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी रहेगी? मोस्ट निगेटिव, यानी बहुत ज्यादा कम रहेगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि मेटल जो एलिमेंट या फिर एक्सट्रीम राइट में है वो कैसे है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। जो कि हम बता रहे हैं ना कि शुरू से शुरुआत कर रहे हैं ना कि केमिकल रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है उसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है उसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी? तो ऐसे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं और राइट में प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, है कि नहीं? अब देखो और क्या बोल रहे हैं, हमने पढ़े, उसको छोड़ के अगर हमको और एलिमेंट्स की एक्टिविटी देखनी है तो हम उसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कर हमको उससे भी उनकी रिएक्टिविटी पता लग सकती है। देखो एक्टिविटी apart from metallic non-metallic character, the chemical reactivity can be illustrated by comparing their reaction oxide and the nature of the oxide। ठीक है, अगर हमको मेटेलिक नॉन मेटेलिक से नहीं पता चल रहा है कि रिएक्टिविटी किस प्रकार से है, तो हम उसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवा लें तो ऑक्साइड उसका बन रहा है, किस प्रकार का बन रहा है, उससे भी हमको पता चल सकता है कि वो एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल दिया है लेफ्ट, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट रिगरसली विथ ऑक्सीजन, कैसे बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ क्या कर ले रहे हैं? रिएक्शन, जो पीरियोडिक टेबल के कहाँ पे है? लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या है? सबके सब कैसे? मेटल। तो ये कैसे साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? उनके ऑक्साइड। ठीक है, और जब इनके ऑक्साइड को तुम क्या करते हो? रिएक्ट करते हो, तो क्या बना लेते हैं? ये बेस। ऐसी रिएक्शन पढ़ी है? अभी बताया कैसे लिखेंगे, एक और करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कितने बार? 2 बार। ऑक्सीजन कितने बार? यहाँ पे 2 बार, ऑक्सीजन एक बार, इसको भी 2 बार करना पड़ेगा। ये विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए क्या हो सकता है? ये रिएक्टिव। और इसके इसकी जो रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ बनाएंगे बेस। क्या बनाएंगे? बेस है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? हाइड्रोक्साइड। तो इससे भी तुमको पता लग कितना ज्यादा रिएक्टिव है। या फिर जो राइट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑन द रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, वो भी ऑक्सीजन के साथ करके क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड। ठीक है, और एसिड क्या बना रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है सी का रिएक्टिव ठीक है, तो हमने 7 से रिलेटेड कितनी 2
था तो बोला था ना कि आगे वाले जो ग्रुप वैलेंसी होती है कि नहीं, सपोज जो ये हमारा जो 17वां ग्रुप है, या तो हम इनकी वैलेंसी 7 भी मान सकते हैं, या फिर 8 माइनस 7 कितना हो सकता है 1, यानी इनकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 7 भी हो। तो यहाँ पे क्लोरीन की कितनी वैलेंसी लिया है, इसलिए कंपाउंड क्या बनाया है Cl2। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है जब नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और जब इसके ऑक्साइड की रिएक्शन तुम किसके साथ करोगे, वाटर के साथ करोगे, किसके, तो ये बनाएगा HClO4। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेटल है वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड का क्या बनता है, बेस। और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ज्यादा, और जबकि जो सेंटर में रहते हैं, जो एलिमेंट है सेंटर बीच में है, ठीक है, क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता है क्या होता है, पता, सब भूल गए तुम, सब भूल बुला के पूछी ना तुम, बस देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन लिखो पढ़ से। कॉपी में लिखो गधो, केमिस्ट्री नहीं लेना फिर उसको लिखो, द ऑक्साइड which will react with acid, will react with acid as a base and as a acid are called acidic oxide। क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से, बताओ क्या होते हैं ऑक्साइड, बिहेव करेगा या फिर एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, बेस जैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल Al2O3 का एग्जांपल, बहुत एग्जाम्पल, एसिड का तो बनाता है AlCl+H2, रिएक्शन है, बताओ ऑफ रिएक्शन क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है बताओ, इसको क्या कहते हैं, इसको तो पता है क्या है, वाटर, ये क्या है, क्या है ये, कौन कौन क्या है, वाटर एसिड, डेफिनेशन बताओ, एसिड की डेफिनेशन क्या है, which gives H plus है, वाटर में H और OH दिख रहा है क्या, तो क्या होगा, सॉल्ट है कि नहीं, ये एसिड है, इसके साथ कुछ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड, कौन सी रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर, टाइप ऑफ रिएक्शन इज, अच्छा मैं डेफिनेशन बताती हूँ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर द रिएक्शन इज
न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है 10th में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन उसमें पढ़ा। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन है कि नहीं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट गेन भी देखा है कि नहीं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था, विच फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ एसिड है कि नहीं, किसके जैसा, बेस जैसा भी है, बेस जैसा, यानी ये ऑक्साइड यहाँ पे किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बेस जैसा। अब देखो मैं इसी की रिएक्शन बेस के साथ करवाती हूँ। Al2O3 प्लस NaOH gives rise to क्या बना बताओ, क्या नाम है इसका बताओ। ये बेस है, ये वाटर है, ये क्या हो सकता है, तो ये दिख रहे क्या होगा, सॉल्ट होगा। सॉल्ट का नाम पता है, ऐसा कभी देखा है तुम लोगों ने 10वीं वगैरह में, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था, Na, क्या नाम है इसका, सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट, नाम सुना है कि नहीं, तो ये सॉल्ट है कि नहीं। एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये तो बेस है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, एसिड जैसा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बिहेव कर रहा है बेस जैसा, जब बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है किसके जैसा बिहेव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एम्फी ऑक्साइड। समझ में आया, रिएक्शन याद रहेगा या लिख लेंगे, तो Al2O plus NaOH plus to NaAl plus H2, यहाँ पे बन रहा है सॉल्ट वाटर। नीचे लिखना ही है, नहीं तो तुम भूल जाओगे फिर से। समझ में आ रहा है सबको, बीच वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल के बनाते हैं, बनाते हैं या फिर कैसे बनाते हैं, न्यूट्रल। क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे बेचारे। ना वो सीख रहेंगे, कैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे बेचारे। भी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, एसिडिक, थोड़े एसिडिक रहेंगे जैसे कि CO2। समझ में आ रहा है, अब देखो आगे थोड़ी सी लाइन बची, चेंज इन रेडियस ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, अलग अलग सीरीज से प्रेजेंट रहते हैं, हमको पता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट एस एंड पी, ठीक है। एस और पी ब्लॉक की एस ब्लॉक की कम है, पी ब्लॉक की कैसी है, ज्यादा, और उनका कैसा है बेचारों का, इंटरमीडिएट है, ना सबसे ज्यादा और ना सबसे कम। समझ में यहाँ तक सबको, है कि नहीं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए बोला है, देखो तुमको पता है ना कैसे लिखना है करके। देखो जर्मेनियम
सल्फर ब्रोमीन बिलोंगिंग 16 and 17 predict empirical formula of the compound those can be formed by। ठीक है, तो सपोज अगर जर्मेनियम और सल्फर के बीच में कंपाउंड बन रहा है और जर्मेनियम और किसके बीच बन रहा है, ब्रोमीन के बीच, तो क्या कंपाउंड बनेगा वो तुमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आयोटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता होना चाहिए, जिसके कारण क्या पता चल जाएंगे तुमको, वैलेंसी पता चलेंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सपोज जो इसमें 14 में आ रहा है, 14 में आ रहा है कि नहीं, और बेचारा 16 में आ रहा है जी, और है कि नहीं, जर्मेनियम है 4th पीरियड में होगा 4s2 क्या होगा 4s2 4t इलेक्ट्रॉन बीच में कैसे निकाला बता, और 4p1 को कर रहा होगा चौथा, है कि नहीं, और जब पी कौन सा भरना चालू हो जाता है, तो पी वाले के पहले में ही ये जर्मेनियम, इससे 41, है कि नहीं, इस सल्फर का सेम टू सेम ऊपर में है कि नहीं, तो क्या होगा 2, इसके पहले गैलियम आता है, ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम, फिर सल्फर क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला, PS2 PP PP4 का क्या हो सकता है, इसी के लाइन में वो चौथे पीरियड को भी, है कि नहीं, 4s3 4 है कि नहीं, 4p ये लिख दिया, ठीक है। अब हम पहले कौन किसके और किसके बीच में बनाना है, G और, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 और, फिर क्या है S, सल्फर का लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है तुमको 2 और 4, या फिर है कि नहीं, है ना, तुम लेके देखते हैं क्या होगा, बचेगा क्या यहाँ पे GE, तो पहले यहाँ पे उसने 4 और बाद में डिवाइड करके लिखा है G, समझ में, फिर ब्रोमीन का कैसे किया होगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा कि नहीं, समझ में है कैसे करना है, अगर हमको नहीं पता रहा, ऑलरेडी दिया है हमको, तो पता ही कौन से बिलोंग करता है कि नहीं, या फिर ऐसा तुमको इलेक्ट्रॉन पता है, इसने बोल दिया कि ये ग्रुप से आ रहा है, तो पता है 14वें ग्रुप में है तो वैलेंसी क्या हो सकती है, 14 वाला ग्रुप है यानी वैलेंसी कितनी होगी 4, है कि नहीं, 16 वाला ग्रुप है यानी वैलेंसी कितनी होगी 2 या फिर 6, 17 वाला ग्रुप है यानी वैलेंसी कितनी होगी 1 या फिर 7, समझ में। अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा भी
कर सकते हो क्योंकि दिया है। समझ में आया सबको? यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। ठीक है,